नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इग्नू स्कॉलर में। जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स के सॉल्यूशंस हमने अपलोड किए थे, उनमें कुछ क्वेरीज़ आई थी। जैसे कि इसमें ऑडियो क्यों नहीं आ रहा, ठीक है? आंसर समझाया क्यों नहीं गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा आंसर पढ़ के, और जो लैंग्वेज है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? तो इन्हीं सारी क्वेरीज़ को दूर करने के लिए और कैसे इन प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आपको यूज़ करना है, वो समझाने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। कृपया आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके बाद आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर के दम पर ही आप कैसे जो इग्नू का टर्म एंड एग्जामिनेशन है इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, जो सबसे मेन क्वेश्चन है कि ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस हैं, जो मॉडल आंसर्स दिए हैं हमने, उसमें ऑडियो क्यों नहीं है, उसमें समझाया क्यों नहीं गया। तो ऑडियो ना होने का कारण यह है कि अगर बीच बीच में कोई बोलता जाएगा तो आप आंसर पढ़ने में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऑडियो नहीं दिया गया है। दूसरा कारण है ना समझाने का, वो यह है कि एक पेपर को इग्नू हमें सॉल्व करने के लिए 3 घंटे देता है, ठीक है? और अगर इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको उठा के उनके बेसिक से समझाएंगे उन टॉपिक्स को, तो 3 घंटे से कहीं ज़्यादा का समय लगेगा, जो मुझे नहीं लगता इस टाइम पर कोई भी स्टूडेंट स्पेंड करना चाहेगा वीडियो देखने में, ठीक है? तो मोस्टली पीपल स्किप कर देंगे, इसलिए इसे अवॉइड कर रहे हैं हम, ठीक है? और तो अब ये तीसरा क्वेश्चन है कि कुछ समझ नहीं आ रहा आंसर पढ़ के। तो देखिए, ये बिल्कुल वाजिब सी बात है कि इग्नू ने हमें पूरा साल दिया है पढ़ने के लिए, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि 1 महीना दे दिया और बोलते सारे पेपर ले ले रहे हैं। पूरा साल दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, इनके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कई बार पढ़ने पे समझ में आएंगे, ठीक है? तो इस हिसाब से ये सब्जेक्ट डिज़ाइन किए गए हैं। अब आपको इन्हें 1-2 दिन में, 3 दिन में, 1 हफ्ते में पढ़ के अगर क्लियर करना है, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें रटनी पड़ेंगी, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो कि आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन को एक बार आंसर पढ़ें और आपको सब समझ में आ जाए, आपको दिव्य ज्ञान हो जाए, आप गौतम बुद्ध बन जाएँ, ऐसा नहीं होगा। आपको धीरे-धीरे 2-3 बार इन क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा, वो हम करके बताएँगे। 3 क्वेश्चंस करके बताएँगे, पह एक इस वीडियो में 1 क्वेश्चन, और अगर तीनों करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो दूसरे वीडियो में करेंगे, ठीक है? ठीक है? तो 2-3 रीडिंग लगानी पड़ेंगी, उसमें से जो कीवर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन करना पड़ेगा, उन्हें अलग से लिखना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स टाइप के बना के, हर टॉपिक पे 1 पेज बनाना पड़ेगा। ऐसे 10-12 टॉपिक होते हैं हर सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो 10-12 पेज बनेंगे, फिर उनको कई बार पढ़ना। जब आप पेपर देने जाएँगे, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट जिसमें भी पढ़े, तो हम लोग ऐसा अक्सर होता है कि 1 डेढ़ घंटे पहले पहुँच जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, ठीक है? तो वहाँ पे 8 पेज 10 पेज आप 10 बार रिवाइज़ कर सकते हैं, 10 बार 15 बार, क्योंकि क्या है, इनमें कुछ कीवर्ड्स बस लिखे हैं। आपको अगर ये कीवर्ड्स याद रह गए, तो आप आराम से क्वेश्चन पेपर को एक्सपैंड कर पाएंगे। जो भी वर्ड लिमिट है, 400 वर्ड्स की है, 200 वर्ड की है, शॉर्ट नोट आता है या कि फुल क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आप आराम से एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन इतना एफर्ट तो डालना पड़ेगा। तो देखिए, अब क्या है कि जैसे ये सोल्यूशन हमने प्रोवाइड कर दिया आपको, तो इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है किसी किताब को उठाने की। अगर आप इसके अलावा कुछ और करना चाहते हैं, तो वो जो असाइनमेंट्स हैं वो करिए। जो आपने अभी सबमिट किया असाइनमेंट, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा पिछले 1-2 असाइनमेंट और उठा लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं असाइनमेंट में भी, वो इन जो पीवाईक्यूज़ हैं इनमें कवर हो चुके हैं, तो ज़्यादातर आपको ओवरलैप मिलेगा। और ध्यान रखिए कि 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन में से आपको करने 5 ही हैं, ठीक है? तो अगर कुछ टॉपिक आप छोड़ भी देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, टॉप करने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जिसको टॉप करना है वो शुरू से पढ़ रहा है, पर जिसको पास करना है वो इन क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ के पास ज़रूर हो सकता है, ठीक है? तो चलिए, जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है ये बीपीएससी 107 का है। बीपीएससी 107, ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का एक सब्जेक्ट है, ठीक है? इसका टॉपिक क्या है? पर्सपेक्टिव्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है? तो देखिए, ये हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्क्राइब द मेन कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। तो हमारा काम यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि हम पहले क्वेश्चन समझें कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो डिस्क्राइब द मेन कॉजेज, ठीक है, ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध जो है उसके मेन कारण थे वो, और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, जिनका आउटकम था, जिनका रिजल्ट निकला था, नतीजा निकला था, ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमारी जो मेन उद्देश्य जो है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या होना चाहिए कि अगर हमसे एग्जाम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हम उसका आंसर लिख पाएँ। इसके लिए हम 1 पेज तैयार करेंगे और उससे हम कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको आंसर कर पाएंगे। थोड़ा सा आपको अपना क्रिएटिविटी यूज़ करनी पड़ती है। आपको कीवर्ड्स पता है, उनको लिंक करके करना, ठीक है? तो हो सकता है, देखिए, जो पहली रीडिंग लगाएंगे इसमें कुछ समझ में ना आए, मतलब कुछ वो ना समझ में, बस एक हल्का सा आइडिया मिलेगा। तो एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हम 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है? जो पहली रीडिंग है उसमें नॉर्मली पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच टुक प्लेस फ्रॉम 1914 टू 1918, अंडरलाइन कर लिया, साल बता रहा है। वॉज अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? ग्लोबल लेवल पर था, विश्व के लेवल पर था। हैड
and that had far-reaching consequences and reshaped the political, social and economic landscape of the world। देखिए आपको ये लग रहा होगा इंपॉर्टेंट, पर ये बहुत जनरल सी चीज़ है, ये आप अपनी थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे तो लिख सकते हैं, इसे नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल बिल्कुल सही बात है, राजनीतिक जो चेंजेस आए हुए थे वो आए थे, सोशल सोसाइटी में चेंजेस आए थे जो प्रथम विश्व युद्ध था। इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ द वर्ल्ड, पहले सब अलग अलग, हर जो देश था, जो भी मोस्टली जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जो थर्ड वर्ल्ड है, जो हमारे देश हैं, जैसे भारत, जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं या फिर जो अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, ये सब कॉलोनीज़ थी जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं उनके, ठीक है। तो वो इकोनॉमिक सिस्टम था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो चीज़ और बढ़ गई। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो उसके बाद पूरी तरह से वो सिस्टम बदल गया और सब देश आज़ाद हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या अंडरलाइन करेंगे, 1914 to 18 हुआ था, 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। That had far-reaching consequences and reshaped the political, social and economic landscape of the world. It was triggered by a complex set of factors, ठीक है, and tensions that had been building up for years। कई सालों से जो tensions of जो कुछ कारण बन रहे थे उनकी वजह से हुआ था ये, ठीक है। Here is an overview of the main causes and consequences of the First World War। ये हमारे क्वेश्चन ने पूछा है, ठीक है। तो लिख लेते हैं कॉजेज़। पहला क्या है, नेशनलिज्म, ठीक है, देशभक्ति की भावना जो थी कि नहीं, जो हमारा देश है वो सबसे ऊपर है। नेशनलिज्म का एक्सट्रीम होता है जिसे जिंगोइज्म कहते हैं, ठीक है, जो अधिकतम हो जाता है। तो एक कारण था नेशनलिज्म। इंटेंस नेशनलिज्म एंड राइवलरीज बिटवीन नेशंस प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द आउटब्रेक ऑफ द वॉर। कंपीटिंग इंटरेस्ट्स एंड एस्पिरेशंस फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन फ्यूल्ड टेंशंस बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। दूसरा है अलायंस सिस्टम, ठीक है, गठबंधन बना रहे थे देश आपस में, ठीक है, गठजोड़ बना रहे थे। द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मिलिट्री अलायंसेस, कैसे अलायंस थे, मिलिट्री अलायंसेस थे, ठीक है, कि अगर आप भी किसी ने अटैक किया तो हम आपके साथ हैं, हम पर कोई अटैक करे तो आप हमारे साथ हैं, ठीक है। ऐसे मिलिट्री अलायंसेस बन रहे थे, क्रिएटेड अ डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप। और ये कहाँ हो रहा था, यूरोप में हो रहा था, क्योंकि जो यहाँ की कंट्रीज़ थी, जो भी थर्ड वर्ल्ड जिन्हें कहते हैं, जैसे अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ थी, ये सब कॉलोनीज थी, ठीक है। तो द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मिलिट्री अलायंसेस क्रिएटेड अ डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप। द फॉर्मेशन ऑफ राइवल अलायंसेस सच एज ट्रिपल इंटांट, ठीक है, फ्रांस, रसिया और ब्रिटेन के बीच में एक ट्रिपल इंटांट करके अलायंस बना था, ठीक है। एंड द सेंट्रल पावर्स, सेंट्रल पावर्स में कौन कौन थी, ये आपको याद रखने की चीज़ है। जो ट्रिपल इंटांट किसके किसके बीच था, फ्रांस, रसिया और ब्रिटेन के बीच। और सेंट्रल पावर्स कौन कौन सी थी, ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, ये थी, ठीक है। इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अब दो गुट बन गए हैं तो उनके बीच में जो लड़ाई होने की चांसेस है वो भी बढ़ जाती हैं, ठीक है। तीसरा रीज़न क्या था, इम्पीरियलिज्म, ठीक है। द कॉम्पिटिशन अमंग यूरोपियन पावर्स फॉर कॉलोनीज एंड रिसोर्सेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। द स्क्रैम्बल फॉर टेरिटरीज एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस क्रिएटेड टेंशंस एंड राइवलरीज बिटवीन कॉलोनियल पावर्स, ठीक है। उपनिवेशवाद इसे हिंदी में कहते हैं, इम्पीरियलिज्म, ठीक है। दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनको अपने अंडर में लाना, उन्हें अपनी कॉलोनी बनाना, उन पर राज करना, ये भी एक रीज़न था, क्योंकि फिर जो कब्जा करने वाली कंट्रीज़ हैं वो उनके ऊपर भी, उनके बीच में तो लड़ाई होगी कि नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए, ठीक है। तो एक कारण ये था, इंपीरियलिज्म था। मिलिटरिज्म, ठीक है, अ सिग्निफिकेंट आर्म्स रेस एंड द बिल्डअप ऑफ मिलिट्री फोर्सेज कंट्रीब्यूटेड टू द एटमॉस्फेयर ऑफ टेंशंस एंड हॉस्टिलिटी। नेशंस इन्वेस्टेड हैविली इन देयर मिलिट्री कैपेबिलिटीज लीडिंग टू एन आर्म्स रेस, ठीक है, दैट एस्केलेटेड टेंशंस एंड हाइटेंड द रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एक आर्म्स रेस चालू हो गई, हथियार की दौड़ की नहीं, अब लड़ाई होगी तो बिल्कुल तैयार रहो। अगर उनके पास ये वेपन आ चुका है, उन्होंने जैसे जर्मन्स ने सबमरीन बना ली थी, पनडुब्बी बना ली थी, तो हमें उसको काउंटर करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ हैं जैसे ब्रिटेन हो गई और यूएस हो गया, ये सोचेंगे कि नहीं हमें इसको, अगर कल को लड़ाई होती है तो इनके पास एडवांटेज है तो हमें इनको पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो एक वो रेस की तरह चलने लगी, दौड़ चलने लगी, ठीक है, और जिसमें हर कोई फर्स्ट आना चाह रहा था, ठीक है। और वो दौड़ किस चीज़ को लेकर थी, हथियारों को लेकर थी। असैसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनांड, ये जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, जो होने वाले राजा थे, उनका जो असैसिनेशन कर दिया गया था, ठीक है। ये मेन कारण था शुरू होने का, मतलब शुरुआत जो शुरू हुआ विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, वो इस इंसिडेंट के बाद से शुरू हुआ था। एक सर्बियन रिबल था, उसने इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। द असैसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनांड ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, बाय सर्बियन नेशनलिस्ट, ठीक है, इन जून 1914 में। ये जून 1914 में कर दिया और 1914 में ही जो प्रथम विश्व युद्ध है वो स्टार्ट हो गया। एक्टेड एज अ ट्रिगर फॉर द वॉर, इट इग्नाइटेड अ सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक क्राइसिस एंड मिलिट्री मोबिलाइजेशंस दैट इवेंचुअली लेड टू द आउटब्रेक ऑफ वॉर, ठीक है। तो ये कॉजेज हो गए। अब कॉन्सिक्वेंसेज देख लेते हैं। लॉस ऑफ लाइफ, क्या हुआ, जब लड़ाई होगी तो लोग मरेंगे, ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ हुई। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रिजल्टेड इन अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमन कैजुअलिटीज, millions of soldiers and civilians lost their life and many more were injured or displaced. The scale of death and destruction had a profound impact on societies around the world। तो देखिए लॉस ऑफ लाइफ हुई है, इससे आप दूसरा कॉन्सिक्वेंस अपने आप वो कर सकते हैं कि जो सोशल फैब्रिक है, ठीक है, जो विश्व की जो कंट्रीज़ हैं इनके बीच का जो सोशल फैब्रिक है वो भी गड़बड़ हो, तो लॉस ऑफ लाइफ हो गई, एक तो मौत हो गई। आप ये दूसरा अपने आप बना सकते हैं पॉइंटर, ठीक है।
पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। द वॉर लेड टू द कोलैप्स ऑफ सेवरल एम्पायर्स, जो पहले राजा राज करते थे, जो हारी कंट्रीज उनके जो उनका कोलैप्स हो गया और उनमें डेमोक्रेसी आई, ठीक है, लोकतंत्र आया। द वॉर लेड टू द कोलैप्स ऑफ सेवरल एम्पायर्स इंक्लूडिंग द ऑस्ट्रो हंगरियन, ऑटोमन, रशियन एम्पायर्स। न्यू नेशंस इमर्ज्ड, boundaries were redrawn and the geopolitical landscape of Europe and the Middle East underwent significant changes, ठीक है। तो क्या हुआ, जो राजाओं की जो सत्ता थी वो गिर गई, ठीक है, और उनकी जगह पे क्या हुआ, डेमोक्रेसी आई। जैसे रशिया में, रूस में रशियन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, जिसमें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई, ठीक है। और ऑस्ट्रो हंगरियन और ऑटोमन अम्पायर के कई सारे टुकड़े हुए, जिनमें से एक टर्की था, और जो दूसरे ये जो इजिप्ट वगैरह के या फिर जो भी वेस्ट एशिया के रीजन्स हैं, ये सब ऑटोमन अम्पायर के अंडर में थे, ठीक है। तो ये अलग अलग देश बने और उनमें वो लोकतंत्र आया, ठीक है। इकोनॉमिक डिसरप्शन, ठीक है, जब कहीं भी कॉन्सिक्वेंसेस लिखने होते हैं तो एक ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, ये चेंजेस तो आएंगे ही। तो 3 पॉइंट आप कैसे बन जाएंगे, इसमें आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, लॉस ऑफ लाइफ, फिर सोशल हो गया, ठीक है। The war caused massive economic disruptions, including widespread destruction of infrastructure, loss of productive capacity, and a strain on resources. Governments had to mobilize their economies for war, leading to inflation, debt, and economic instability. चौथा, ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो हुई, ये एक संधि साइन की गई इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 का कारण बनी, ठीक है। द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन इन 1919, कब साइन की गई, 1919 में। इम्पोज हार्श कंडीशंस ऑन जर्मनी एज द डिफीटेड नेशन, ठीक है। इट प्लेस द ब्लेम ऑफ फॉर द वॉर ऑन जर्मनी पे इसका वो लगाया गया कि तुम्हारी वजह से हुआ है, ठीक है, आक्षेप लगाया गया। लीडिंग टू रिजेंटमेंट एंड लेइंग द सीड्स फॉर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से फिर हिटलर आएगा जर्मनी में और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनेगा। राइज ऑफ न्यू आइडियोलॉजीज, जो नई विचारधाराएं हैं उनका जन्म हुआ। द वॉर क्रिएटेड अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर द राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज सच एज कम्युनिज्म एंड फासिज्म। कम्युनिज्म आया रशिया में, ठीक है, और उन्होंने कोशिश की कि और भी दूसरी जगह हम फैलाएँ। फिर चाइना में आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चाइना में था, वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और बाद में जो कम्युनिस्ट जो पार्टी थी, जो कम्युनिस्ट साइड थी, वो जीत गई, और जो डेमोक्रेटिक साइड थी वो ताइवान में भाग गई और चाइना कम्युनिस्ट हो गया। फासिज्म का राइज हुआ इटली और जर्मनी में, और दूसरी कंट्रीज़ में हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस जो है इटली और जर्मनी, ठीक है। इटली में किसका राइज हुआ, मुसोलिनी का। जर्मनी में कौन, हिटलर, ठीक है। द डिसइल्यूशनमेंट विद द प्री वॉर पॉलिटिकल सिस्टम एंड द आफ्टरमाथ ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ रेडिकल आइडियोलॉजीज दैट वुड शेप द कोर्स ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। जो छठा लॉन्ग टर्म जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हुए। क्या हुए लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेट द स्टेज फॉर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल राइवलरीज। अब जिनके ऊपर पूरा ब्लेम डाला था, उनसे पैसे लिए, उनकी बेइज्जती की, तो ऑब्वियस सी बात है वो मौका ढूंढेंगे बेइज्जती का बदला लेने के लिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, इसी में सीड्स पाए जाते हैं, इसी में बीज पाए जाते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के, ठीक है। It created a legacy of distrust, unresolved tensions, and territorial disputes that would contribute to the outbreak of Second World War 2 decades later. ठीक है. In conclusion, the First World War was a result of combination of complex factors, including nationalism, alliance, imperialism, militarism, and a spark of evil. अब कंक्लूजन में क्या किया आपने, जितने भी पॉइंट ऊपर लिखे हैं उनको सम अप करके, ठीक है, एक बार में लिख दिया। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स, क्या जैसे नेशनलिज्म पढ़ा हमने, अलायंसेस, imperialism, militarism, and a spark event. Its consequences were far-reaching with significant loss of life. ये भी हमने कॉन्सिक्वेंसेस में पढ़ा, और वो जितने भी आपने पॉइंट्स लिखे कॉन्सिक्वेंसेस में, ये थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कीजिए, उन्हें सेंटेंस में बना के एक सेंटेंस में पूरा लिख दिया। देखिए, जब कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप स्ट्रक्चर्ड आंसर देंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बीच में भले ही आपने थोड़ा सा लीपापोती कर दी हो, पर स्टार्टिंग में जो उसका स्ट्रक्चर है वो सही होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, उसमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए। तीसरा होना चाहिए क्या, कंक्लूजन, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये जो मॉडल आंसर्स हैं इनमें इस चीज़ का ध्यान दिया गया है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन सब दिए जाएँ, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या, हमने कॉजेज़ का जो एक लाइन में पूरा समअप कर दिया। कॉन्सिक्वेंसेस वर फार रीचिंग विद सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन एंड द रीशेपिंग ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर, ठीक है। द वॉर्स इम्पैक्ट वुड बी फेल्ट फॉर डिकेड्स टू कम, शेपिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन 20th सेंचुरी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आंसर कंप्लीट होता है और ये पहली रीडिंग भी कंप्लीट हो गई। अब इसमें हमें रफ आइडिया लग चुका है कि ये क्वेश्चन ने क्या पूछा था, और हमें अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे क्वेश्चन आया तो उसके कैसे वो मतलब रीज़न क्या था उसके होने का, उसके जो असर हुआ वॉर के बाद का, जो युद्ध के बाद का असर हुआ वो क्या हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब जब हमने एक रीडिंग लगा ली, दूसरी रीडिंग में क्या करेंगे, देखिए, अगर आपके पास टैब वगैरह है तो आप ये जो वीडियोस अपलोड किए गए हैं सोल्यूशंस के, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये स्टाइलस है तो उससे ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए। नहीं है तो आप पढ़ते जाइए, पेन पेपर पे लिखते जाइए, ठीक है। अब जब दूसरी रीडिंग पे आएंगे तो दूसरी रीडिंग पे ये देखिए,
जो कीवर्ड्स हमें पकड़ना है। क्वेश्चन ने पूछा था मेन कॉजेज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के और कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो हमें एक अलग से पेपर में नोट डाउन करनी है शॉर्ट नोट्स के तरीके, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप पास हो सकते हैं। 2 या 3 दिन पढ़ के भी, एक दिन में भी कर सकते हैं। 3 ही पेपर हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो कब से कब हुआ? 1914 to 1918। क्या था? ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। मेन कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेस पे आते हैं। नेशनलिज्म, अलायंस सिस्टम, इंपीरियलिज्म और मिलिट्रिज्म, ठीक है। और असैसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनांड, ठीक है। कॉजेज़ में ये हमने 5 चीज़ें लिख ली, ठीक है। अब एक वो बनाएंगे कॉन्सिक्वेंसेस, उसमें लॉस ऑफ लाइफ पहला, दूसरा पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन, ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो हुई, और राइज ऑफ न्यू आइडियोलॉजीज़। ये चीज़ें हमने एक पेपर में ये सब नोट कर लेना है, ठीक है। एक शॉर्ट नोट का एक A4 साइज़ का पेपर लीजिए, उसमें लिखिए वर्ड वॉर 1, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट वर्ड्स का यूज़ करेंगे। कॉजेज़, कॉन्सिक्वेंसेस। अब कॉजेज़ में 1 2 3 4 5 जितने भी हैं ये लिख डालिए। कॉन्सिक्वेंसेस में 1 2 3 4 5 जितने भी हैं ये लिख डालिए, ठीक है। आप ये एक पेज में आधा पेज ही लगेगा शायद, उसमें अगर आपने चार्ट बना लिया तो आपका फर्स्ट, जैसे ये टॉपिक हमने लिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसका क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। आप इनफ कंटेंट दे आएंगे एग्जामिनर को कि वो आपको अच्छे नंबर दे, ठीक है। और जो कुछ चीज़ें हैं जो अलग से आपको यहीं अगल बगल कहीं नोट डाउन करनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। जैसे 1914 to 18 हुआ, तो ये 1914 to 1918 ये लिख लिया हमने। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉजेज़, नेशनलिज्म, अब समझते हैं नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। इसको इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स में वो चीज़ें लिखिए जो आपको याद करके जानना है, जो आपको रट के जानना है एग्जाम में, ठीक है। बाकी नेशनलिज्म में आप खुद अपने आप में पूरे कैसे लिख सकते हैं, तो 3-4 लाइन में इसको समझा दीजिए। अलायंस सिस्टम है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रिपल इंटांट में कौन कौन सी वो थी, पावर्स थी, और सेंट्रल पावर्स कौन कौन सी थी। ट्रिपल इंटांट में फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, और सेंट्रल पावर्स थी जर्मनी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इटली, ठीक है। इंपीरियलिज्म, उपनिवेशवाद, इसका भी आप मतलब जानते हैं, इसको 2-3 लाइन में समझा दीजिए पेपर में, इसमें नहीं लिखना, शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। सिर्फ जो शॉर्ट नोट में शब्द आएगा वो इंपीरियलिज्म आएगा। अगर आपसे ये इंपीरियलिज्म बोल दिया तो आप इसको फिर कई सारे, अगर आपके दिमाग में बता दिया कि नहीं यहाँ पे इंपीरियलिज्म लिखना था, इंपीरियलिज्म एक पॉइंट लिखा है, इसके बाद आप उसको एक्सपेंड कर दीजिए। मिलिटरिज्म, इससे एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? आर्म्स रेस, ठीक है। जो आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनांड का वो था, असैसिनेशन हुआ था, कब हुआ था? जून 1914 में हुआ था। कहाँ का ये राजकुमार था? ऑस्ट्रिया हंगरी का था। किसके द्वारा किया गया था? सर्बियन नेशनलिस्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस में लिखेंगे लॉस ऑफ लाइफ, जो जान माल की हानि हुई, जान की हानि हुई, समझा सकते हैं, और कुछ नहीं लिखना। पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ? ऑस्ट्रो हंगरियन, ओटोमन और रशियन एम्पायर बदले, इनमें चेंजेस आए। इनमें से जो राजाओं का शासन था वो ख़त्म हुआ और किसी दूसरे तरीके के लोकतंत्र, या फिर जो बाद में जैसे इटली में और जर्मनी में चेंज हो गया, फासिज्म आ गया। तो ये सारे पॉलिटिकल चेंजेस हुए। इकोनॉमिक चेंजेस क्या है? पैसे का तो होगा ही, तो माल की हानि तो होगी ही, तो इसको आप एक्सप्लेन कर लेंगे। ट्रीटी ऑफ वर्साइल कब हुई थी? 1919 में, और किस लिए हुई थी? एक संधि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, जिसमें जर्मनी को बहुत ह्यूमिलिएट किया गया था, जो कि बाद में कारण बनेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, द्वितीय विश्व युद्ध का। नई आइडियोलॉजीज़ का जो मतलब जन्म हुआ, जैसे कम्युनिज्म का और फासिज्म का। हिटलर और ये स्टालिन, लेनिन, इनसे लिंक कर सकते हैं। कहाँ? इटली और जर्मनी में। ये 3-4 शब्द लिख लिए। इसके बाद हमें लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर होगा, ठीक है। और कंक्लूजन में मर्ज कर देंगे। तो मुश्किल से आधा पेज या एक पेज की आपकी नोट्स बनेंगी, और आप ऐसे हर पेपर में 8 क्वेश्चन हैं, ठीक है। किसी किसी में रेयरली 10 भी हैं, लेकिन करने आपको 5 ही हैं, ठीक है। तो अगर आप इन 3 पेपर को प्रिपेयर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका किसी भी तरीके से मतलब अच्छे मार्क्स आएंगे। पास होना तो बेसिक मिनिमम चीज़ है कि पास तो हो ही जाएंगे, पर आपको करना क्या है? आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ के नहीं आना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई भी मतलब जितना आता है थोड़ा बहुत लिंक कर पा रहे हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर पूछा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लिंक कर पा रहे हो तो उसको लिख दो कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर 400 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो ऑन एन एवरेज 100 वर्ड्स पर पेज लेके चलो, तो 4, 4.5, 5 पेज एटलीस्ट इतने तो लिख के ही आने हैं, ठीक है। चलिए, अगर जो मतलब ये जो एक क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस कर लिया है, अब इसके बाद दूसरे वीडियो में 2 क्वेश्चन और कर लेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो एक क्वेश्चन उसमें करेंगे, जैसे एक वीडियो ऑलरेडी 24-25 मिनट का हो चुका है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन उसमें और फिर एक क्वेश्चन तीसरे में, देखते हैं दूसरे में एडजस्ट हो जाएगा तो एक ही वीडियो में दोनों कर लेंगे, नहीं तो एक और वीडियो बना देंगे। लेकिन इस स्टाइल से आपको पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है। अगर आप एक दिन भी प्रॉपर मेहनत, ईमानदारी से एक दिन मेहनत कर लेंगे तो आप बहुत आराम से पास हो जाएंगे। एक दिन मेहनत करनी है एग्ज़ाम के पहले, और फिर उसको शाम से वो जो आपकी 8-10 पेज की
नोट्स बनेंगे जो आपने रफली लिखी होगी। और याद रखिएगा, नोट्स बनाने में बहुत हैंड राइटिंग नहीं बनानी है। नोट्स ऐसी होनी चाहिए कि आपके अलावा कोई ना पढ़ पाए, बस आप समझ पाएँ कि उसमें क्या लिखा है, ठीक है? और बिल्कुल रफ तरीके से, कहीं चिड़िया बना दी, कहीं कुछ बना दिया, जो भी एक रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है? शॉर्ट वर्ड्स जैसे होते हैं ना, कि जैसे बिकॉज न लिख के बी ये लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, ठीक है? देयरफॉर सिंस का यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें यूज़ करके जितनी क्रिस्प हो सकें, जितनी शॉर्ट हो सकें, उतनी शॉर्ट नोट बनाइए और पढ़ के जाइए, क्लियर हो जाएगा पेपर, ठीक है? इसके बाद अगर समय मिलता है, प्रीवियस ईयर करने के बाद अगर आपको समय मिलता है, तो आप असाइनमेंट्स कीजिए, और जो आपने असाइनमेंट सबमिट किया है, कम से कम उसके जो आंसर्स हैं वो तो पढ़ लीजिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके दोस्त वगैरह पढ़ रहे हैं इग्नू में, उनके साथ शेयर कीजिए। अगर उनके कुछ दूसरे सब्जेक्ट हैं तो उन्हें बोलिए, आप कमेंट कर दीजिए, उनसे बोलिए कमेंट सेक्शन में लिखने को। अगर उनके सब्जेक्ट का पेपर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है तो वो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है? और अगर आप हमारा उत्साह बढ़ाएंगे तो इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे कि पूरा पूरा बैच लेके आएँ, जो 8 से 10 वीडियो में किसी भी टॉपिक को समझा दें। ये 30 to 40 मिनट्स का वीडियो हो, और कोई सा भी हर सब्जेक्ट के 8-10 वीडियो हो, और पूरा का पूरा सब्जेक्ट समझा दिया जाए, ठीक है? जिससे कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो लेकिन पहले ये वीडियोज़ परफॉर्म करेंगे, तभी हमें भी थोड़ा सा उत्साह मिलेगा कि नहीं, बनाना चाहिए। अगर कोई देख ही नहीं रहा है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, तो फिर क्या ही करेंगे बना के, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।